एक यंग लड़की जिसका नाम एलिस है बिल्कुल सफ़ेद रूम में जागती है। उसके हाथ पर एक नंबर टैटू किया हुआ होता है। वो मैनर की गेस्ट नंबर 431 है। इस मैनर के अंदर तुम जो भी चाहो वो सब कुछ पा सकते हो। यहाँ एक बोलने वाला सरपंच रहता है जो तुम्हारी हर विश पूरी कर सकता है। लेकिन एलिस की सिर्फ एक ही विश है, वो वापस रियल वर्ल्ड में जाना चाहती है। प्रॉब्लम ये है कि बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उसके लिए एलिस को मैनर के सारे 431 रूम्स क्रॉस करने पड़ेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा एलिस अपने रूम से दूर जाती है उतनी तेज़ी से उसकी बॉडी रॉट यानी धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती है। बिब्लियोमेनिया की स्टोरी एलिस को फॉलो करती है। वो इस मिस्टीरियस मैनर के हर एक रूम से गुजरती है और रास्ते में उसकी मुलाकात अलग अलग गेस्ट से होती है जिनकी अपनी अपनी विशेस और डिज़ायर्स होती है। कुछ विशेस काफ़ी फ़नी होती है, कुछ बहुत ही इमोशनल और सैड होती है और कुछ इतनी डिस्टर्बिंग होती है कि देखकर ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। इसी बीच एलिस की बॉडी भी रॉट की वजह से धीरे धीरे टूटना और ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है, क्या एलिस अपनी बॉडी पूरी तरह क्रम्बल होने से पहले रूम 0 तक पहुंच पाएगी या फिर कहीं वो मैनर की किसी डिस्टर्ब गेस्ट और उनकी ट्विस्टेड फैंटेसीज का शिकार तो नहीं बन जाएगी? चलिए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हज और आज की वीडियो को लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मेरी फेवरेट ऑब्सक्योर मांगा की, बिब्लियोमेनिया। मुझे ये मांगा पहली बार डिस्टर्बिंग मांगा आइसबर्ग देखते वक्त मिली थी और ऑनेस्टली पूरे आइसबर्ग में ये सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करने वाली मांगास में से एक थी। ये चाइल्ड ऑफ गॉड जितनी मेस्ड अप नहीं है लेकिन इसमें भी काफ़ी अनसेटलिंग मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज बिब्लियोमेनिया एक्सप्लेन्ड। चैप्टर 1, एलिस इन फंतास्मागोरिया। एक भीड़ भाड़ वाले शहर में एक एक्सप्लोजन पूरे आसमान को रोशन कर देता है। उसके बाद हमें एक नरेशन सुनाई देती है जो कहती है, मैं एक जोर की आवाज़ सुनी। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मजबूत कॉफिन ने मुझे सील करके रखा था वो अब टूट चुका है। मैं इस कॉफिन से बाहर निकलूंगा और काफ़ी टाइम बाद पहली बार अपनी बॉडी को महसूस करूंगा। शहर के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा स्पीयर मौजूद है और लगता है कि यही इस एक्सप्लोजन का सोर्स है। अब उस स्पीयर के एक साइड में बहुत बड़ा होल बन चुका है और जिसमें से धुआं निकल रहा है। उसके अंदर से धीरे धीरे एक जायंट क्रिएचर बाहर निकलना शुरू करता है और सड़क पर मौजूद सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तभी वो आवाज़ फिर कहती है, मैं बिना कुछ सोचे खाऊंगा, मैं खाऊंगा और सिर्फ खाता ही रहूंगा। हम कुछ आदमियों को देखते हैं जो एक बिल्डिंग में रिफ्यूज ले चुके होते हैं, लेकिन तभी बहुत बड़ी सी तरह अपनी आंखें खिड़की के बाहर से उनकी तरफ देखने लगती है। ये सीन काफ़ी ईरी लगता है, खासकर जब नरेशन इन सब्जों के साथ ख़त्म होता है। यही मेरी एक लौती खुशी है। इसके बाद हमें एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत टाइटल पेज दिखाया जाता है जिसमें से हम देख सकते हैं कि समुद्र में टूटे हुए शिप्स नज़र आ रहे हैं और बिब्लियोमेनिया लिखा होता है। उसके लेटर छोटे छोटे कैरेक्टर्स से मिलकर बने हुए हैं जो आसानी से प्लेइंग कार्ड्स के डेक पर फिट हो सकते हैं। ये कैरेक्टर हमें बाद में स्टोरी में भी देखने को मिलने वाले हैं। इस पेज को देखना दोबारा वापस काफ़ी मज़ेदार लगेगा। इस ओमिनस ओपनिंग के बाद स्टोरी अपनी असली प्लॉट में एंटर करती है। एक बेल बजती है और एक आवाज़ अनाउंस करती है, एक नया गेस्ट आ चुका है। एक बिल्कुल सफ़ेद रूम के फ्लोर पर एलिस नाम की एक लड़की बैठी होती है। वो ऊपर देखती है और रूम में सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, एक बड़ा सा दरवाज़ा। वो अपने हाथ की तरफ देखती है जहाँ 431 नंबर लिखा होता है और उस दरवाजे पर 430 लिखा होता है। उस दरवाजे पर एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्टिक फिगरीन बनी होती है। एक्चुअली इस कॉमिक के आर्ट स्टाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पहले दिखाए गए कुछ बिल्डिंग्स और शिप्स पर भी इसी तरह के पैटर्न्स बने हुए थे। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ एलिस दरवाजे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो अपना हैंडल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है जिस पर एक स्नेक का सिंबल बना हुआ होता है, अचानक उसके पीछे एक डरावना चेहरा दिखाई देता है। वो एलिस को अपने मैनर में स्वागत करता है और अपना इंट्रोडक्शन सरपेंट के नाम पे देता है। और सच कहे तो ये नाम उस पर बिल्कुल सूट करता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सांप की तरह दिखता है जिसके हाथ है और उसने एक सूट पहना हुआ है। वो कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया है जब उसके पास कोई गेस्ट आया था और एलिस के आने से वो काफ़ी खुश नजर आ रहा था। वो अपनी उंगलियों की चुटकी बजाता है और हवा में से एक आर्मचेयर अपीयर हो जाती है जिसमें एलिस बैठ सके। उसके बाद वो एलिस से कहता है कि जब तक पार्टी शुरू नहीं होती है वो तब तक इसी रूम में वेट करे। वो बताता है कि एक शानदार बैंक्वेट होने वाला है लेकिन उसकी तैयारी में थोड़ा टाइम लगेगा। जब वो बात कर रहा होता है तब उसके दांतों के पीछे एक अजीब सिंबल्स बनते हुए नजर आते हैं। फिर वो एलिस से कहता है कि जब तक वो इस रूम में रहेगी तब तक वो जो चाहिए उसे वो मिल सकता है। एलिस के पेट से भूख की आवाज आती है और अपनी बात को प्रूव करने के लिए सरपेंट अपनी उंगलियों की चुटकी बजाता है
और आसमान से जायंट स्ट्रॉबेरीज की बारिश होने लगती है। साथ ही साथ जमीन से जायंट केक उगने लगते हैं, बिल्कुल एक डेजर्ट पैराडाइज की तरह। सरपेंट एलिस से कहता है कि वो इस रूम से बाहर ना निकले। इतना कहकर वो गायब हो जाता है। उसके बाद सीन फिर उस तबाह शहर के ऊपर कट हो जाता है। हमें वर्ड्स दिखाई देते हैं, एलिस एंट्री में 5 दिन बाकी है। ऊपर हम एलिस को बिना किसी डर या टेंशन के खाली सड़कों पर चलते हुए देखते हैं, जब तक उसकी छोटी सी डॉल ना मिल जाए। वो उस डॉल को उठाती है और उसका हाथ टूट कर नीचे गिर जाता है। अचानक एलिस को हवा में एक पहचानी हुई स्मेल महसूस होती है और वो उस स्मेल को फॉलो करना शुरू कर देती है। उसके पीछे वो डॉल सड़क पर ही पड़ी रहती है और उसके ऊपर एक बटरफ्लाई आकर बैठ जाती है। ठीक है, तो शायद ये सीन एलिस के सरपेंट के मैनर में एंटर करने से पहले का है। अब वापस रूम 431 में आते हैं। एलिस डेजर्ट खाकर पूरी तरह पेट भर चुकी होती है। एक्चुअली जाइंट प्लेट लगभग पूरी तरह खाली हो चुकी होती है। लगता है उसने सच में काफी खा लिया। ये शायद सिर्फ बोर हो रही है। वो एक बार फिर रूम 431 के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो दरवाजा खोलती है और जैसे ही बाहर चलना शुरू करती है, उसके हाथ में अचानक एक तेज दर्द महसूस होने होता है। उसकी स्किन ऐसी लगती है जैसे वो गलना शुरू हो गई है और जैसे ही उसको ध्यान से देखने लगती है, सरपंच चीखते हुए वापस आ जाता है और उसे खींचकर दोबारा उसके रूम में अंदर ले लेता है। वो एलिस को बताता है अगर वो रूम से बाहर निकलेगी तो उसकी बॉडी धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगी और वो जितना ज्यादा दूर जाएगी उसका असर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। उसके बाद वो मैनर के बारे में और बताता है कि इस मैनर में कुल 431 गेस्ट और 431 रूम्स है। हर बार जब कोई नया गेस्ट आता है, एक नया रूम ऐड हो जाता है और बहुत पुराने समय से हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है। वो कहता है कि जिस दिन रूम 666 ऐड हो जाएगा उस दिन मैनर कंप्लीट हो जाएगा और फिर सब मिलकर एक बहुत बड़ी पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। वो ये बताता है जो भी गेस्ट उस पार्टी में शामिल होगा वो हमेशा के लिए मैनर से बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन उसके हिसाब से ये एक अच्छी बात है क्योंकि यहाँ तुम लिटरली वो सब कुछ पा सकते हो जो तुम इमेजिन कर सकते हो। उसके मुताबिक ये बाहर की दुनिया की कहीं ज्यादा बेटर है क्योंकि बाहर की दुनिया दुख और कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई है। एलिस अपनी बाहें सिकोड़ देती है और कहती है बाहर की दुनिया में अच्छी चीजें भी है, तुम्हें पता है। उसके बाद वो थोड़ा और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो पार्टी में नहीं जाना चाहती, वो अपना घर वापस जाना चाहती है। ऐसा लगता है जैसे सरपंच सीधी हमारी तरफ देख रहा हो और उसे एक सिली गर्ल कह रहा हो। फिर वो एलिस को बताता है कि मैनर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर तुम बाहर की दुनिया में वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें एक मैनर के सबसे पहले बने हुए रूम 00 तक पहुंचना होगा। ये सुनते ही एलिस तुरंत दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन सरपेंट अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसका कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि रूम 00 तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस बाकी सारे 430 रूम से गुजरना पड़ेगा। एलिस जितना ज्यादा अपने रूम से दूर जाएगी उसकी बॉडी उतनी ही ज्यादा गलती जाएगी, लेकिन यहाँ अपने रूम में वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और प्रूफ के तौर पर एलिस अपने हाथ को देखती है, उसका हाथ दोबारा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होता है। लेकिन अगर वो एग्जिट तक पहुंचने की कोशिश करेगी तो उससे पहले ही रॉड उसके पूरे बॉडी को कंज्यूम कर लेगा और वो मारे जाएगी। जब सरपेंट अपनी वार्निंग देता रहता है, एलिस देर से दोबारा दरवाजे की तरफ निकल जाती है और बस इतना कहती है, मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि मुझे जल्दी करनी होगी। और सरपंच सीधे उससे कहता है कि तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। उसके बाद सीन फिर एक बार वो टूटे हुए शहर पे कट हो जाता है। इस बार स्क्रीन पर लिखा होता है एंट्री में अब सिर्फ 4 दिन बाकी है। एलिस मुस्कुराते हुए आराम से उस तबाही के बीच चलती रहती है। वो हवा को सूंघते हुए उस स्मेल का सोर्स को ढूंढने की कोशिश करती है। आखिर में वो बीच के पास रखी एक बहुत बड़ी गन के ऊपर खड़ी हो जाती है और कहती है कि उसे पता चल गया है कि वो क्या चीज को स्मेल कर रही थी। यहाँ दिखाई गई ये गन काफी इंटरेस्टिंग है। ये हिंट देती है कि शायद ये दुनिया फ्यूचरिस्टिक है, ये फिर एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड है क्योंकि यहाँ की टेक्नोलॉजी काफी अलग दिखाई देती है। चलो अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 रूम 430 की ट्रायल्स की तरफ। वापस मैनर में एलिस रूम 430 में एंटर करती है। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है उसका हाथ तुरंत गलना शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी इस बात का बिल्कुल परवाह नहीं होता है और वो चलते चलते एक नर्सरी राइम गाने लगती है। फिर वो खुद को फ्यूडल जापान के बीच एक टाउन में पाती है और तभी एक आवाज गूंजती है। कोर्ट की कार्रवाई अब शुरू होती है। एक जाइंट मैकेनिकल समुराई सामने आता है और सीढ़ियों के ऊपर जाकर बैठ जाता है। फिर वो गुनहगारों को सामने आने का हुक्म देता है। खुशकिस्मती से वो एलिस को नहीं बल्कि एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक बदनसीब टीनेजर को बुला रहा है जिसका पूरा सर एक बड़े ब्लॉक से ढका हुआ है। 2 मैकेनिकल आदमी उस लड़की को जाइंट समुराई के सामने ले आते हैं और उसे अपनी गुनाहों का इकरार करने को कहते हैं। वो ब्लॉकहेड को कबूल करता है कि उसने अपने एक क्लासमेट को बहुत बुली किया था और उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था। व्हाट? इसके बाद समुराई जज उसे पूछता है, तुमने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया? हैरानी की बात यह है कि ट्रायल पर खड़ा वो टीनेजर मान लेता है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे मजा आता था। वो इतना तक कहता है कि उसका विक्टिम एक पुसी और बिच था। फिर हमें उस बुलिंग की झलक देखने को मिलती है।
इस फ्लैशबैक में भी उस स्टूडेंट के सिर पर वही बड़ा ब्लॉक लगा हुआ होता है। वो अपने क्लासमेट को सिर्फ अंडरवेयर तक कपड़े उतारने पर मजबूर कर देता है और ये सिको उसके ऊपर इंसानी चेयर की तरह बैठ जाता है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, वो सपोर्ट के लिए उस बच्चे के माथे के नीचे एक बोतल रख देता है जो यकीनन बहुत दर्दनाक रहा होगा। आखिरकार उसका विक्टिम अपना सर और संभाल नहीं पाता और वेट की वजह से बोतल टूट जाती है जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। बुली खुशी से पागल हो जाता है और कहता है कि उसे चेयर बनना बंद करने का कोई हक नहीं था। थोड़ी और मारपीट के बाद बुली अपना फोन निकालता है ताकि अपने विक्टिम की फोटो ले सके और पूरा टाइम हंसता रहता था। यार ये तो काफी डार्क हो गया। जज उससे पूछता है क्या वाकई ये इतना मजेदार था, लेकिन उसका जवाब देने से पहले ही मैकेनिकल आदमी उसका सर काट देता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि सच में मैं भी सरप्राइज हो गया था। हमेशा की तरह एलिस बिल्कुल भी घबराती नहीं है और बस बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ ये सब देखती रहती है। तब भी सरपेट सामने आता है और कहता है कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। फिर वो अपनी लिपटी हुई पूंछ से एलिस को पकड़कर ऊपर खींच लेता है। उसके बाद जज अगले अपने पापी को ट्रायल के लिए बुलाता है और देखने में लगता है कि वो वही आदमी है। सरपेंट एलिस को बताता है कि जब से ये मेहमान मैनर में आया है तब से वो बारी बारी उसी इंसान को मारता रहता है। तभी वो ब्लॉकेड बुली एक बार फिर से बिहेड कर दिया जाता है। अब ये बात साफ होता जा रही कि वो समुराई असल में वही बुलेट स्टूडेंट है। वो गुस्से में चीखते हुए बार बार कहता है कि मैं चेयर नहीं हूँ और साथ ही अपने टॉर्मेंटर का सर बार बार काटता रहता है। हम उसे बुली पर चिल्लाते हुए देखते हैं, अब तू मेरी चेयर बन साले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 2 कमिंग सून। बाय बाय।